हेलो स्टूडेंट, आज का हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे जो मेंडल्स का थर्ड लॉ है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जैसे कि पीछे हम लोग देखे थे बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस हम लोग देख चुके थे और मेंडल्स का हम लोग फर्स्ट और सेकेंड लॉ देख चुके हैं। आज मेंडल्स का जो है इम्पोर्टेंट लॉ जो है हम लोग को देखना है, जिसको जो थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये जो मेंडल्स का थर्ड लॉ है, ये एग्जामिनेशन में जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं वहाँ पे क्वेश्चन इससे ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में जो है ये आता है। तो मेंडल्स का जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, काफ़ी सिंपल वे में इसको हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए इसमें यहाँ पे जो टर्म है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे जो भी कोई कैरेक्टर होगा वो अपने में ही इंडिपेंडेंट होगा, किसी दूसरे कैरेक्टर से लिंकअप नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग एनसीईआरटी का जैसे अगर हम लोग लाइन देखें तो इस लॉ का मतलब ये होता है कि अगर टू पेयर ऑफ कैरेक्टर एक दूसरे से मिल करके हाइब्रिड बनाते हैं और उसमें से अगर उनको जब सेग्रीगेशन किया जाता है तो हर एक पेयर इंडिपेंडेंटली अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करते हैं। देखिए इसको कैसे समझते हैं, इसको जरा इससे जैसे मान लीजिए कैपिटल आर और इसके बाद में कैपिटल वाई, जिसमें हम लोग दो कैरेक्टर लिए हैं। और एक चीज और बताना यहाँ पे था कि जैसे जो हम लोग पहला लॉ जो दूसरा लॉ जो पढ़े थे उसमें मेंडल्स का लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो ये जो दोनों रूल्स थे इनके ये बेसिकली डिपेंड थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब, मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस का मतलब ये होता है कि जैसे उसमें किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के ये क्रॉस कराया गया था। जैसे वहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि जब भी कोई क्रॉस हो रहा था तो टॉल और ड्वार्फ को लेकर के ड्वार्फ कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराया जा रहा था। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखिए दो कैरेक्टर को लेकर के इस क्रॉस को कराया जाएगा। इसमें जो है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस इसका मतलब ये हुआ कि दो कैरेक्टर को जो है एक ही साथ में लेकर के क्रॉस कराया जा रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कैपिटल आर और कैपिटल वाई। कैपिटल वाई स्टैंड्स फॉर कलर ऑफ येलो कलर ऑफ कॉटिलेडॉन और कैपिटल आर रिप्रेजेंट राउंड शेप ऑफ सीड। ठीक, और इसी प्रकार जो है स्मॉल आर, स्मॉल वाई ये जो है रिंकल को स्ट्रैंड करता है, स्टैंड्स फॉर रिंकल, और स्मॉल वाई स्टैंड्स फॉर ग्रीन कलर। तो यहाँ पे देख रहे हैं जैसा कि आप दो कलर को यहाँ पे लेकर के क्रॉस कराया जा रहा है। अब देखिए इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस का रूल का जो एनसीईआरटी में मतलब है लिखा है उसका क्या मतलब है एक्चुअली। देखिए इसको समझिए पहले यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि जब दो पेयर्स ऑफ कैरेक्टर को, जैसे देखिए एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, ये टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टर जो है एक दूसरे से जब मिलाए जाते हैं तो इनके बीच में क्या होता है कि जब इनका एक दूसरे से जब सेपरेशन होता है, जब ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, जैसे मान लीजिए कैपिटल आर और स्मॉल वाई कैपिटल वाई होते हैं, तो इनका कैरेक्टर जो होता है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब अगर ये डोमिनेट, अगर ये राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये राउंड ही रहेगा, और ये येलो है तो ये कहीं भी रहेगा तो येलो ही रहेगा। हालांकि ये डोमिनेंट है इसलिए इनका एक्सप्रेशन जो है डोमिनेंट के तौर पे एक्सप्रेस होगा। तो इस लॉ का मतलब यही है कि जब टू पेयर्स ऑफ ट्रेट या कैरेक्टर बोले हम लोग, टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टर जब हाइब्रिड बनाते हैं, अब देखिए जैसे अभी हम लोग इसको जब हाइब्रिड बना के जैसे देखें, जैसे यहाँ पे देखिए अब इसका जरा क्रॉस देखिए कैसे होता है। देखिए कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब इसके बीच में जब हम लोग क्रॉस कराते हैं F1 जनरेशन का, तो यहाँ पे क्या मिलता है, कैपिटल आर
स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हम लोग को मिलता है F1 जनरेशन में। ठीक, यहाँ पे जो हाइब्रिड बनता है, इस हाइब्रिड को अगर हम लोग सेपरेट करते हैं तो यहाँ पे देखा जाता है कि हर एक जो एलिट्स होते हैं, हर एक जो इसमें गैमेट बनते हैं, उनका जो है अपना इंडिपेंडेंट, अपना जो है खुद का जो है इसमें अपीयरेंस होता है। जैसे कैपिटल आर है तो वो अपना येलो कलर शो, राउंड शेप शो करेगा, कैपिटल वाई है तो येलो कलर शो करेगा, और स्मॉल आर है तो रिंकल शो करेगा, और स्मॉल वाई है तो ग्रीन शो करेगा। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का यही मतलब है कि इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि यहाँ से नीट में क्वेश्चन आता है कि जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है वो उन्हीं एलिट्स पे लागू होता है, वो उन्हीं क्रोमोसोम्स पे लागू होता है जहाँ पे एलिट्स का जो लोकलाइजेशन होता है वो डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंटली लोकेट हो जहाँ पे। जैसे इसका मतलब समझिए क्या होता है, जैसे सपोज ये क्रोमोसोम्स है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो उन्हीं क्रोमोसोम्स पे लागू होगा जो कि जो एलिल्स है एक प्रेजेंट हो यहाँ पे और एक इससे काफी दूर प्रेजेंट हो। ठीक, या तो वो दूसरे डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट हो तो और अच्छी बात है, लेकिन एक दूसरे के पास नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए, इसको हम लोग लिंकेज में पढ़ेंगे। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो अप्लाई होता है जब जीन जो होते हैं लोकेट करते हैं क्रोमोसोम्स पे डिस्टेंस टू अवे फ्रॉम टू ईच अदर। ठीक है, तो ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये जो है दो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे इसके, और यहाँ से जो है जनरली क्वेश्चन नीट में क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, जब हम लोग इसके जैसे F1 क्रॉस जब हम लोग कराए हैं तो यहाँ पे F1 क्रॉस जब हम लोग कराते हैं तो ये चीज आ जाता है यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई। अगर हम इसको F2 जनरेशन में जब हम लोग जाएंगे, देखिए F2 जनरेशन का क्रॉस मैं कराऊंगा नहीं क्योंकि उसके लिए एक चिकर बोर्ड बनाना पड़ेगा, उसके लिए जो है वो आप लोग कर सकते हैं। देखिए इसमें कैसे है, अगर हम F2 जनरेशन में गैमेट बनाएंगे तो क्या गैमेट बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और फिर उसके बाद में एक गैमेट बनेगा, फिर इसका में कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, एक गैमेट यहाँ बन जाएगा। फिर उसके बाद अगर देखिए जो अब एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारी चीजें लिखा है कि जैसे कैपिटल आर और स्मॉल आर है तो कैपिटल आर 50%, स्मॉल आर 50%, तो मैं तो यही कहूंगा कि एनसीईआरटी का जो ये सब लाइन दिया है बकवास दिया है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आपको समझना है यहाँ पे क्या है। देखिए यहाँ पे आपको समझना कुछ चीजें हैं कि जैसे कैपिटल आर और कैपिटल वाई दिया है, तो इसका मतलब ये 4 गैमेट बने हैं, 4 गैमेट में कैरेक्टर ये एक ही है, तो इसका क्या होगा 1/4, मतलब क्या होगा 25% जो है ये हो गया, ये गैमेट बना। और ये भी तो जो है एक ही कैरेक्टर है 1/4 ए बी, और 1/4 ए बी हो गया, और 1/4 ए बी, मतलब अगर कहा जाए तो 25% जो है ये सबका जो है सब गैमेट जो है बनेंगे। ठीक, और वहां पे जो है एनसीईआरटी में आपके दिया है जैसे कि कैपिटल आर और स्मॉल आर है तो वहाँ पे 50% कैपिटल आर है, 50% स्मॉल आर है, तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा वहाँ पे काफी जो है हलवा बना के रख दिया, जैसे बिरबल की खिचड़ी बना के रख दिया, तो उसको बहुत ज्यादा वहाँ पे समझना उसको बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन होगा। बस खाली आपको इतना जानना है कि जब हम लोग F1 जनरेशन कराते हैं, F1 जनरेशन में हमें इस प्रकार का जो है प्रोजनी मिलती है। उसके बाद में इसका जब हम लोग F2 जनरेशन में क्रॉस कराने जाते हैं तो F2 जनरेशन में हमें 4 गैमेट मिलते हैं। ये जो गैमेट होते हैं इनका जो 1/4 जो है इनका पार्ट होता है, और ये 25% जो है इनके अपीयरेंस होता है। ठीक, और अगर हम लोग देखिए अगर F2 जनरेशन का जब आप लोग एक्चुअल जब पूरा क्रॉस करा लेंगे F2 जनरेशन में, तो इसका जो फिनोटिपिक रेशियो आएगा, फिनोटाइप जो आएगा वो आएगा 9:3:3:1। ठीक, इसमें क्या होगा 9 जो होगा राउंड येलो होगा, 3 जो है येलो रिंकिल होगा, और 3 जो है ग्रीन राउंड होगा, और 1 जो है ग्रीन रिंकल होगा। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, थर्ड लॉ ऑफ मेंडल्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है,
अब जो अगला चीज हम लोगों को पढ़ना है, हालांकि एनसीईआरटी में ये चीजें दिया नहीं है, लेकिन यहाँ से जो इनके एक्सेप्शन थे, एक्सेप्शन 3 थे, जिसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और मल्टीपल एलिज्म। यहाँ से जो है क्वेश्चन आपके नीट में भी आते हैं और साथ ही साथ बोर्ड के एग्जाम में भी आते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल्स लॉ। ठीक, अब मेंडल्स के एक्सेप्शन में जो हम लोग पहला चीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस, देन कोडोमिनेंस, देन मल्टीपल एलिज्म। ठीक, तो अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें, और जो भी अपना सुझाव है, जो भी कुछ क्वेश्चन हो, इसमें जो है कमेंट में आप मेंशन करें और उसको हम उसका जो है सॉल्यूशन देंगे। ओके, थैंक यू।